प्रिय व्यूअर्स, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक की घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि IAS YouTube चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। परिवहन में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार ने अहम फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने CNG इंजनों में HCNG के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दे दी है। नए नियमों के मुताबिक अब CNG इंजनों में 18% हाइड्रोजन का मिश्रण किया जा सकेगा। साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो ने भी ईंधन के तौर पर ऑटोमोटिव पर्पस के लिए HCNG के स्पेसिफिकेशंस IS 17314/2019 विकसित किए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 25 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर गाड़ी नियमावली 1989 में बदलाव किए हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर किसी मोटर गाड़ी को चलाने के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन आदि दिए जाते हैं। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस खास तौर पर मीथेन से बनती है। CNG के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर्स जैसे वायु प्रदूषकों का कम उत्सर्जन होता है। वहीं HCNG यानी हाइड्रोजन संपन्न CNG हाइड्रोजन और CNG का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोजन का सांद्रण 18% होता है। परंपरागत CNG की तुलना में HCNG के उपयोग के चलते कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम किया जा सकता है। इन सभी बातों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में ईंधन के तौर पर HCNG के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। पिछले दिनों IUCN ने वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में स्टेटस को अपडेट किया। जानकारी के मुताबिक अगले 25 सालों में लॉयन टेल्ड मकाक की संख्या में 20% से ज्यादा की कमी आ सकती है। इसे देखते हुए IUCN ने लॉयन टेल्ड मकाक यानी सिंह पूंछ बंदर को रेड लिस्ट में लगातार 6ठी बार संकटाग्रस्त की श्रेणी में रखा है। कंजर्वेशन स्टेटस को अपडेट करने में IUCN ने सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र की तकनीकी रिपोर्ट की भी मदद ली है। तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक लॉयन टेल्ड मैकाक की वन्य संख्या 4000 के आसपास है और आने वाले 25 सालों में यह संख्या तेजी से घट सकती है। लॉयन टेल्ड मकाक ज्यादातर तादाद में कर्नाटक और केरल में मिलते हैं, जबकि तमिलनाडु के जंगलों में भी इनकी मौजूदगी मिलती है। इन तीनों राज्यों के वर्षा वनों में तेजी से कमी आने की वजह से इनके आवास भी नष्ट हुए हैं, जिससे इनकी संख्या पर लगातार खतरा बना हुआ है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1980 के दशक में सलीम अली ने की थी। सलीम अली को भारत का पक्षी विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इस संस्था को देश में पक्षी विज्ञान और प्रकृति संरक्षण में विशिष्टता और ज्ञान विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। केरल के जवाहरलाल नेहरू उष्ण वानस्पतिक उद्यान और अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में एक बेहद पुराने वृक्ष की खोज की है। दावा है कि इस वृक्ष को उसके पहले कलेक्शन के 184 साल बाद फिर से खोजा गया है। यह वृक्ष जिस प्रजाति का बताया जा रहा है उसका नाम मधुका डिप्लोस्टेमन है। यह भी खबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वनस्पति विशेषज्ञ रॉबर्ट वाइट ने पहली बार इस प्रजाति के बारे में बताया था। अब इसे केरल के कोल्लम उपवनों में फिर से देखा गया है। जानकार बताते हैं कि मधुका डिप्लोस्टेमन पुष्पीय पौधों की एक प्रजाति है और सैपोटेसी परिवार का सदस्य है। इस प्रजाति के अस्तित्व पर बढ़ते संकट के चलते IUCN ने इसे रेड लिस्ट की संकटाग्रस्त की श्रेणी में रखा है। हाल में जो वृक्ष देखा गया है वह इस खास प्रजाति में एकमात्र है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक स्वदेशी प्रजाति है। सैपोटेसी पुष्पीय पौधों का एक परिवार है जिसमें सदाबहार वनों और झाड़ियों में पाई जाने वाली 800 से ज्यादा प्रजातियां शामिल हैं। सैपोटेसी उन परिवारों में शामिल है जो लेटेक्स यानी रबर क्षीर पैदा करते हैं। यह गुटा पार्चा, चिकल, टिम्बर आदि के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पारितंत्र के मामले में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि में 26 तस्मानियाई डेविल्स को छोड़ा गया है। इन जीवों के विलुप्त होने के बाद 3000 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ।
अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में शायद अभी भी 25,000 के आसपास तस्मानियाई डेविल्स जिंदा हैं। आपको बता दें कि तस्मानियाई डेविल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मर्सुपियल्स जीव हैं। इनके शरीर पर खुरदुरे भूरे और काले रोए होते हैं। इनमें ज्यादातर के सीने पर सफेद पट्टी और बगल में हल्के बिंदु होते हैं। तस्मानियाई डेविल दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े मांसाहारी मर्सुपियल होते हैं। इनकी लंबाई 30 इंच जबकि वजन 26 पाउंड तक हो सकता है। पहले ये जीव लगभग पूरी ऑस्ट्रेलियाई भूमि पर पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी मौजूदगी तस्मानिया द्वीप पर ही मिलती है। ये जीव ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू, कोआला, टाइगर स्नेक, बेलेबी, वोम्बाट, प्लेटिपस और एकिडना जैसे दुर्लभ जीवों में से एक हैं। नेचर पत्रिका में छपे एक हालिया अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में जिस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन की दर बढ़ी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अध्ययन में बताया गया है कि जिस दर से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, उससे वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। यह पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से दोगुना है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन इस लक्ष्य को साधने में रुकावट है। इसके अलावा उत्सर्जन की बढ़ती दर में भारत, ब्राजील, चीन और अमेरिका जैसे देशों की कृषि गतिविधियों का बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि दुनिया भर के देश अपने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। इससे वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता भी बढ़ रही है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है और CO2 के मुकाबले न केवल 300 गुना ज्यादा असरकारक है, बल्कि काफी लंबे समय तक वायुमंडल में बनी भी रह सकती है। हालिया अध्ययन में जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो औद्योगिक युग के पहले जहां नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर 220 पार्ट्स प्रति बिलियन था, वह 2018 तक बढ़कर 331 पार्ट्स प्रति बिलियन हो गया है। 1980 में नाइट्रस ऑक्साइड का वायुमंडलीय भार जहां 1.4 टन था, वह 2007 से 2016 में 1.5 बिलियन टन हो गया। अध्ययन के अनुसार उत्सर्जन की सबसे ज्यादा दर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देशों में है, जहां फसल उत्पादन और मवेशियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीन, भारत और अमेरिका में उत्सर्जन की मुख्य वजह सिंथेटिक उर्वरक है, जबकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इसका मुख्य कारण मवेशियों से प्राप्त होने वाली खाद का इस्तेमाल है। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मुख्य स्रोतों की बात करें तो इसमें कृषि गतिविधियों की सबसे बड़ी भूमिका है, जबकि स्टेशनरी कंबशन, ईंधन दहन, ठोस कचरा प्रबंधन, प्राथमिक ऊर्जा संयंत्र, उद्योग एवं रासायनिक उत्पादन, खाद्य प्रबंधन और परिवहन भी इसके बड़े स्रोत हैं। बीते दिनों ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत लगातार 5वें साल सबसे बड़ा उत्सर्जक बना रहा है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि 2018 के मुकाबले 2019 में भारत में SO2 उत्सर्जन में करीबन 6% की कमी देखी गई है। यह पिछले 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मानवीय कारणों के चलते 2019 के दौरान दुनिया भर में SO2 का जितना उत्सर्जन हुआ है, उसका 21% अकेले भारत में ही उत्सर्जित हुआ। उत्सर्जन के मामले में रूस दूसरे जबकि चीन तीसरे पायदान पर है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों को भारत में उत्सर्जन के मुख्य हॉटस्पॉट्स बताया गया है। इनमें सिंगरौली, नेवेली, सिपट, मुंद्रा, कोरबा, बोंडा, तमनार, तलचर, झारसुगुड़ा आदि बड़े हॉटस्पॉट्स के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह सही है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा क्षमता का हिस्सा बढ़ रहा है, लेकिन भारत में जितने भी कोयला संयंत्र हैं, उनमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक की कमी है। यह तकनीक SO2 के उत्सर्जन को हटाने के लिए काफी जरूरी है। 2015 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला ऊर्जा संयंत्रों में SO2 के उत्सर्जन की अधिकतम सीमा तय कर दी थी, लेकिन 2017 तक ज्यादातर प्लांट्स फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स नहीं लगा सके। हालांकि अब इस डेडलाइन को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली फ्लू गैस में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, उसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रोसेस को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं। इस तकनीक में वेट स्क्रबिंग और ड्राई स्क्रबिंग शामिल हो सकती है। वेट स्क्रबिंग में फ्लू गैस को एक एब्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में लाया जाता है। यह एब्जॉर्बेंट तरल या किसी ठोस पदार्थ का गारा हो सकता है। SO2 इस एब्जॉर्बेंट में या तो घुल जाती है या फिर उससे अभिक्रिया करके उसमें ट्रैप हो जाती है।
भारत के 8 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ये बीचेस 8 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इनमें गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोघला, कर्नाटक के कासरकोड और पादुबिद्री, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राधानगर बीच शामिल है। भारत को यह सर्टिफिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी के द्वारा दिया गया है। इस जूरी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, IUCN, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन शामिल थे। ब्लू फ्लैग बीचेस को दिया जाने वाला दुनिया का प्रमुख वॉलंटरी अवार्ड है। इसके लिए पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और पहुंच जैसे क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था FEE यानी द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा चलाया जाता है। प्रोग्राम का मकसद फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस से की गई थी। UNDRR यानी UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने एक नई रिपोर्ट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000 से 2019 जारी की है। इसके मुताबिक साल 2000 से 2019 के बीच 7,348 बड़ी आपदाएं आई हैं। इन आपदाओं के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को $2.97 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही आपदाओं की संख्या दोगुनी होने का कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया है। गौरतलब है कि 1980 से 1999 के बीच 4,212 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई थीं। रिपोर्ट में जैविक आपदाओं और बीमारियों से जुड़ी हुई आपदाओं मसलन कोरोना महामारी के बारे में बात नहीं की गई है। आपको बता दें कि UNDRR आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए UN के फोकल पॉइंट के तौर पर कार्यरत है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 के लागू होने की निगरानी करता है। साथ ही देशों को इसे लागू करने में सहयोग भी करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए लाया गया था। इसे जापान के सेंडाई में आयोजित हुए तीसरे UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के दौरान 2015 में अपनाया गया था। बीते 14 अक्टूबर को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा कचरे का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रूप है, पर साथ ही यह कचरे का सबसे मूल्यवान स्ट्रीम भी है। एक सामान्य अनुमान के मुताबिक 1 टन ई कचरे में से निकलने वाली चांदी की मात्रा का 1 टन सिल्वर अयस्क से निकलने वाली चांदी से अधिक होने की संभावना होती है। दरअसल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि ने औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और डिस्पोजेबल आय को बढ़ाया है, पर साथ ही ई कचरे के उत्पादन की प्रवृत्ति भी बढ़ गई है। इसके मुख्य कारणों में बहुत ज़्यादा और गैर जिम्मेदार खपत, उत्पादों के छोटे जीवन काल आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई कचरा पैदा हुआ था, यानी कि इस दौरान लगभग 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से ई कचरा पैदा हुआ। अगर इस ई कचरे के कलेक्शन और रिसाइकलिंग पर नजर डालें तो वैश्विक स्तर पर इसकी दर महज 14.66% है, जबकि ई कचरे के वैज्ञानिक और प्रभावी प्रबंधन के लिए 2019 तक 78 देशों में पॉलिसी या कानून बन चुके हैं। भारत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में यहां 3.2 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ, लेकिन इस कचरे के 90% का कोई भी विवरण मौजूद नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत में 312 पंजीकृत ई कचरा रिसाइकलर्स हैं, जो एक साल में लगभग 7,82,080 टन ई कचरे के रिसाइकलिंग की क्षमता रखते हैं। 15 अक्टूबर से दिल्ली और आसपास के NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो गया है। यह एक्शन प्लान दिल्ली और NCR क्षेत्र में पिछले 3 सालों से लागू किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक दिल्ली और NCR क्षेत्र मसलन नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम यानी गुड़गांव में डीजल जनरेटर सेट्स का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। डीजल जनरेटर का प्रयोग अपवाद के तौर पर इमरजेंसी और बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राधिकारी रात को पेट्रोलिंग के जरिए उद्योगों से निकलने वाले धुएं, कचरे को जलाने जैसी गतिविधियों की निगरानी करेंगे। सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी के छिड़काव का भी निर्देश दिया गया है। ग्रैप एक इमरजेंसी मेजर्स के तौर पर काम करता है। प्लान में कई कैटेगरी मसलन पुअर, वेरी पुअर, सीवियर आदि दी गई हैं। इनके मुताबिक मेजर्स अपनाने होते हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरीज के तहत NCR के लिए ग्रैप तैयार किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय ने 2017 में इसे नोटिफाई किया था।
EPCA यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी इसे लागू करती है। ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी की गई थी। इसे USA स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा PM 2.5 के कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड किया था। साथ ही साल 2010 से लगातार PM 2.5 के प्रदूषण में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में ग्राउंड मॉनिटर और सैटेलाइट डेटा दोनों से आकलन किया जाता है। वहीं ओजोन के एक्सपोजर में भारत, कतर और नेपाल के बाद तीसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण चौथा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन भारत में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, साथ ही बड़ी संख्या में प्री मैच्योर मौतों के लिए जिम्मेदार है। भारत को लेकर एक अच्छी खबर यह है कि यहां पर हाउस होल्ड पॉल्यूशन का सामना करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ने अपने इनोवेटिव एडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य जानवरों के लिए संसाधन जुटाना है। कार्यक्रम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी जानवर या पक्षी को अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्ट किए गए जानवर या पक्षी के खानपान और देखभाल की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की ही होगी। कोई भी व्यक्ति 500 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की धनराशि कार्यक्रम के तहत दे सकता है। बदले में इन व्यक्तियों और संगठनों को अडॉप्शन प्रमाण पत्र, चिड़ियाघर में उनके नाम की एक पट्टिका और आयकर में छूट मिलेगी। अधिकारियों को अडॉप्शन के माध्यम से 1 करोड़ रुपए तक आने की उम्मीद है। एक हाथी के अडॉप्शन के लिए प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए की अधिकतम राशि तय की गई है, जबकि एक मेलानिक टाइगर के लिए 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। एशियाई शेर और रॉयल बंगाल टाइगर को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से अडॉप्ट किया जा सकता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर दूर स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भारत का एक प्रमुख बड़ा चिड़ियाघर है। देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत नंदनकानन को जंगल के अंदर बनाया गया है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में सेट किया गया है। जानवरों को वास्तविक जंगल के माहौल के साथ बाड़े में रखा जाता है। यह देश का एकमात्र चिड़ियाघर है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का सदस्य है। नंदनकानन व्हाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर के प्रजनन के लिए दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। 1980 में यहां घड़ियालों के लिए पहला कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर खोला गया था। नंदनकानन भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जहां इंडेंजर्ड रैटल की कैप्टिव ब्रीडिंग हुई थी। इस चिड़ियाघर में ही आर्द्र भूमि कंजिया झील है। यहां भारतीय पेंगोलिन और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के लिए भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है। NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च की एक टीम द्वारा तमिलनाडु के प्रमुख अर्बन बीचेस पर एक शोध किया गया है। इन बीचेस में मरीना, एडवर्ड एलियट और सिल्वर बीच शामिल हैं। बीचेस से लिए गए सैंपल्स में हेवी मेटल्स मसलन आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, निकेल और लेड की उपस्थिति पाई गई है। हालांकि यह उपस्थिति भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा के भीतर ही है, लेकिन टीम का मानना है कि लंबे समय के एक्सपोजर से मरीन बायोटा पर बुरा असर पड़ सकता है। हैवी मेटल्स में वे तत्व शामिल होते हैं जिनका घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से अधिक होता है। जब जलीय जीव हैवी मेटल्स को कंज्यूम करते हैं तो उनके शरीर में ये आसानी से डिकम्पोज यानी अपघटित नहीं हो पाते और इन जीवों के अंगों मसलन लीवर, स्प्लीन, किडनी और विसरा में इकट्ठा हो जाते हैं। NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। गोवा में स्थित यह संस्थान ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर में शोध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यूनेस्को के मैप यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भारत के पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। वहीं मालदीव से फुआमुला बायोस्फीयर रिजर्व और अड्डू अटॉल बायोस्फीयर रिजर्व को इस प्रोग्राम में जगह मिली है। पन्ना यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पहले भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व इस सूची में शामिल थे। साल 2000 में नीलगिरी, 2001 में मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन, 2004 में नंदा देवी, 2009 में नौकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल, 2012 में अचानकमार अमरकंटक, 2013 में ग्रेट निकोबार, 2016 में अगस्ता मलई और साल 2018 में कंचनजंगा इस सूची में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व भी शामिल है। यहाँ पर दलदली वनस्पति, दुर्लभ औषधीय पौधों के साथ साथ नॉन टिम्बर वनोत्पाद मसलन कत्था, गोंद आदि पाए जाते हैं।
पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2011 को अधिसूचित किया गया था। यूनेस्को का मैप कार्यक्रम साल 1971 में शुरू हुआ था। बीते दिनों WWF ने शहरों में वाटर रिस्क से जुड़ा एक सर्वेक्षण जारी किया। सर्वे के मुताबिक 2050 तक वाटर रिस्क में सबसे अधिक वृद्धि की आशंका वाले 100 शहरों में भारत के भी 30 शहर होने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों में अगर तेजी नहीं लाई गई तो इन शहरों में वाटर रिस्क में और वृद्धि हो सकती है। वाटर रिस्क में सूखे से लेकर बाढ़ तक की समस्याओं को रखा गया है। WWF वाटर रिस्क फिल्टर के परिदृश्यों के अनुसार 2050 तक वाटर रिस्क वाले टॉप 100 शहर राष्ट्रीय और वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र हैं। इस वजह से इनकी आबादी 2020 में 17% से बढ़कर 2050 तक 51% हो सकती है। सर्वे के मुताबिक भारतीय शहरों की सूची में जयपुर सबसे ऊपर है। इसके बाद इंदौर का नंबर आता है। इसके अलावा इस सूची में मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली सरीखे शहर भी शामिल हैं। वैश्विक सूची में बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का और रियो डी जेनेरियो जैसे शहर भी शामिल हैं। सूची में लगभग आधे शहर अकेले चीन से हैं। बीते दिनों BMC यानी बंबई नगर निगम को मुंबई के समुद्र तट से कोरल्स को ट्रांसलोकेट करने की अनुमति मिल गई। यह अनुमति नागपुर के मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव ने दी है। गौरतलब है कि मुंबई तट पर कोरल्स की एक छोटी कॉलोनी है। ये तट के किनारे चट्टानी पैच में पाए जाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन ये कोरल्स रीफ नहीं बनाते हैं। इनके ट्रांसलोकेशन के मुद्दे की वजह से मुंबई तटीय सड़क परियोजना का कार्य रुका हुआ था, जिसे अब पूरा किया जा सकेगा। BMC इन 18 कोरल्स कॉलोनियों के ट्रांसलोकेशन का काम पूरा करेगी। कोरल ऐसे समुद्री जीव होते हैं जो पौधों की विशेषताएं दर्शाते हैं। ये जेलीफिश और एनीमून से संबंधित है। कोरल पॉलिप्स छोटे नरम शरीर वाले जीव हैं, लेकिन उनके बेस पर एक कठिन सुरक्षात्मक लाइमस्टोन का कवच होता है। इस कवच को कैलिकल कहा जाता है, जो कोरल रीफ्स बनाता है। बीते दिनों WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गंगा नदी पर एक सर्वे किया। सर्वे केवल मुख्य गंगा नदी पर किया गया था, इसकी सहायक नदियों पर नहीं। सर्वे के मुताबिक गंगा के 39% हिस्से पर उच्च जैव विविधता पाई गई है। इसमें गंगा डॉल्फिन और ऑटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नदी में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, साथ ही नदी स्वस्थ स्थिति में है। यह देश में पूरी नदी पर किया गया पहला सर्वे है। एक आम धारणा थी कि गंगा नदी में कोई भी जैव विविधता नहीं है, लेकिन इसके पूरे हिस्से में कुछ जैव विविधता और 39% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है। 10% उच्च जैव विविधता वाले हिस्से राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्यों के किनारे पर हैं, जैसे उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, यूपी में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बिहार में विक्रमशिला गंगेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गंगा और इसकी सहायक नदियां 11 राज्यों से गुजरती हैं, लेकिन मुख्य नदी गंगा 5 राज्यों से गुजरती है। यह सर्वे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए WII ने किया था। हाल ही में भारत की 2 आर्द्रभूमियां रामसर साइट्स की सूची में जोड़ी गई हैं। इनमें से एक महाराष्ट्र की लोनार झील और दूसरी आगरा की सूर सरोवर झील है। सूर सरोवर झील को कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवड़ ताल को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। यह बिहार राज्य की ऐसी पहली आर्द्रभूमि है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इससे पहले बीते अक्टूबर माह में उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऐसी साइट्स के सतत प्रयोग से संबंधित है। कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर के नाम पर है, जहां इस ट्रीटी पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जो क्षेत्र संरक्षण के लिए चुने जाते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। गिद्ध प्रजाति पर बढ़ते खतरे को लेकर सरकार सचेत हुई है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अब एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25 लॉन्च कर दिया है।
इस एक्शन प्लान का मकसद पूरे देश में गिद्धों का संरक्षण करना है। कुछ ऐसी दवाएं जो मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं और माना जाता है कि वे गिद्धों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, एक्शन प्लान के तहत ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उन्हें बैन करेगा। बता दें कि इनमें डाइक्लोफिनेक दवा का नाम सबसे आगे है। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल मवेशियों में सूजन या बुखार का इलाज करने में होता है, लेकिन जब ये पशु मरते हैं, इस दवा का असर उनके मृत शरीर में मौजूद रहता है और जब ये गिद्ध इन मृत शरीरों को खाते हैं तो यह दवा गिद्धों के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि गिद्धों में किडनी फेलियर की वजह बनती है। हालांकि इस दवा को 2006 में ही बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी भी यह बाजारों में मिल जाती है। इस एक्शन प्लान में बड़ी बात यह है कि अब हर एक राज्य में कम से कम एक वल्चर सेफ जोन बनाया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। वहीं रेड हेडेड वल्चर और इजिप्टियन वल्चर के लिए भी एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू होगा। इसके अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लिए 4 रेस्क्यू सेंटर भी तैयार होंगे। उत्तर भारत के लिए पिंजौर, मध्य भारत के लिए भोपाल, पूर्वोत्तर के लिए गुवाहाटी और दक्षिण भारत के लिए हैदराबाद में ये रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। भारत में गिद्धों की बात करें तो यहाँ 9 स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर। इनमें से 3 प्रजातियों ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और सिलेंडर बिल्ड की संख्या में 1990 से 2007 के बीच 99% की कमी आई है। बता दें कि इजिप्शियन वल्चर को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड, जबकि हिमालयन, बियर्डेड और सिनेरियस वल्चर को नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा गया है। परियोजनाओं को जल्द से जल्द पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक EAC यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को अब महीने में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी और 2 बैठकों के बीच 15 दिनों से ज्यादा का अंतराल भी नहीं होना चाहिए। वहीं अगर कोई प्रस्ताव कमेटी के सामने बैठक से 10 दिन पहले भी रखे जाते हैं तो उन पर भी कमेटी को विचार करना होगा। इससे पहले 15 दिन पूर्व आए प्रस्तावों पर ही विचार किया जाता था। मंजूरी से संबंधित मुद्दे या पूछताछ जो पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीजन के जिम्मे थे, अब वह EAC ही देखेगी और कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभी मुद्दे कमेटी की बैठक में रखे गए हैं। नए दिशा निर्देशों को जारी करने के पीछे सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ परियोजनाओं को जल्द से जल्द हरी झंडी दी जानी जरूरी है। आपको बता दें कि किसी भी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की व्यवस्था पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में है। EIA में ही एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का जिक्र किया गया है, जो सरकार को सिफारिश करती है कि किसी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। EIA के तहत किसी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी पाने के लिए फिलहाल 4 चरणों की एक प्रक्रिया से गुजरना होता है: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, लोक परामर्श और अनुमोदन। स्क्रीनिंग में देखा जाता है कि जिस परियोजना के लिए आवेदन किया गया है क्या उसका आगे EIA किया जाना चाहिए। स्कोपिंग में EAC इस बात की जांच करती है कि वह परियोजना सभी मापदंडों पर खरी उतर रही है या नहीं। इसके आधार पर वह कमेटी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करती है। तीसरे चरण में स्थानीय लोगों से परामर्श किया जाता है। इसके बाद आखिरी चरण में EAC फाइनल EIA रिपोर्ट और लोक परामर्श के नतीजों को आधार बनाते हुए परियोजना को मंजूर किए जाने या नहीं किए जाने की सिफारिश करती है। बीते दिनों महाराष्ट्र ने मुंबई में एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की घोषणा की। ऐसा प्रयोग करने वाला महाराष्ट्र देश का 4था राज्य बन गया है। अन्य 3 राज्यों में तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। डिसैलिनेशन प्लांट सॉल्ट वाटर यानी लवण जल या खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलता है। ये प्लांट सी वाटर की पहुंच वाले स्थानों पर लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च सांद्रता वाले स्थानों पर बाह्य दबाव आरोपित किया जाता है, जिससे सॉल्ट और अन्य अशुद्धियों को एक मेम्ब्रेन के जरिए हटा दिया जाता है। गौरतलब है कि पीने के पानी की समस्या को देखते हुए ये प्लांट्स एक अच्छा विकल्प हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है उच्च लागत, क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दूसरी चुनौती है बाई प्रोडक्ट का डिस्पोजल।
कई जगहों पर बाई प्रोडक्ट को वापस समुद्र में डाल दिया जाता है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वर्षा अभी तक सामान्य से कम रही है। इसकी वजह ला नीना की स्थिति के साथ निम्न दाबीय पेटी का होना बताया जा रहा है। दरअसल भारत में 2 सीजन में बारिश होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के बीच देश में लगभग 75% बारिश होती है। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून से अक्टूबर से दिसंबर के बीच बारिश होती है। यह तुलनात्मक रूप से स्मॉल स्केल मानसून है, जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक ही सीमित है। इसे शीत मानसून भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, माहे और लक्षद्वीप के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन इस साल ला नीना की स्थिति के कारण इस क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि ला नीना मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। आमतौर पर यह एल नीनो के बाद देखने को मिलती है। ला नीना में समुद्र की सतह का तापमान कम हो जाता है। इस घटना के चलते बारिश में कमी देखी जाती है। बीते दिनों सरकार ने पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए शीर्ष समिति गठित की। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि दूसरे विभागों के सचिव भी इसमें शामिल होंगे। इस समिति का काम होगा कि वह जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करे, जो भारत के हितों को संरक्षित करते हैं और बताते हैं कि भारत ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस सहित पेरिस समझौते के तहत जो जिम्मेदारियां ली हैं, उन पर वह सही दिशा में काम कर रहा है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पेरिस समझौते के तहत ही निर्धारित कुछ स्वैच्छिक प्रयास हैं, जिसके जरिए सदस्य देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाते हैं। एनडीसी में 8 लक्ष्य शामिल हैं, जिनमें से 3 परिमाणात्मक लक्ष्य भी हैं। पहला, 2030 तक सकल घरेलू उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33 से 35% तक की कमी करना। दूसरा, 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ईंधन की 40% हिस्सेदारी हासिल करना। और तीसरा, वनीकरण के जरिए 2.5 से 3 बिलियन टन के कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सिंक तैयार करना। आपको बता दें कि एनडीसी को 2020 के बाद लागू किया जाना है। भारत ने अपने एनडीसी को 2015 में ही सबमिट कर दिया था और अब इसे लागू करने के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करने के लिहाज से सरकार ने इस शीर्ष समिति का गठन किया है। यह समिति आगे से यूएनएफसीसीसी को एनडीसी पर कम्युनिकेट और रिपोर्ट करेगी। वहीं जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए मंत्रालयों की क्या भूमिका होगी, इसे तय करने की जिम्मेदारी भी इसी शीर्ष समिति को सौंपी गई है। यह समिति पेरिस समझौते के तहत भारत में कार्बन बाजार के विनियमन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के तौर पर भी काम करेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन में प्रदूषण से संबंधित चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के मुताबिक दक्षिणी और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की दर सिंधु गंगा के मैदान से कहीं ज्यादा है। सैटेलाइट डेटा के आधार पर किए गए इस अध्ययन में वर्ष 2000 से लेकर 2019 तक के आंकड़ों की समीक्षा की गई है। अध्ययन में पाया गया है कि इस अवधि में पूर्वी और दक्षिणी भारत में PM 2.5 की वृद्धि दर हर साल 1.6% से ज्यादा रही, जबकि गंगा के मैदान में यह वृद्धि प्रतिवर्ष 1.2% से कम रही। इस अध्ययन में यह भी देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदूषण स्तर में शहरी क्षेत्रों के समान इजाफा हुआ है। वर्ष 2001 से 2015 के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में PM 2.5 के स्तर में 10.9% का इजाफा हुआ, लेकिन इसी दौरान ग्रामीण भारत में PM 2.5 के स्तर में 11.9% की वृद्धि हुई। साथ ही अध्ययन में वर्ष 2019 के दौरान 1 लाख से अधिक आबादी वाले 436 शहर और कस्बों में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पार कर लेने पर भी चिंता जाहिर की गई है। अगर राज्यवार बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में एम्बिएंट PM 2.5 के वार्षिक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पार कर लेने की बात कही गई है। जहां ओडिशा और छत्तीसगढ़ में खनन गतिविधियों और तापीय कोयला बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को इसकी वजह बताई गई है। वहीं बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों के आसपास उच्च शहरीकरण को PM 2.5 के स्तर में वृद्धि का कारण माना गया है। इससे इतर ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण में हो रही स्थिर वृद्धि के लिए
ठोस ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता को इसकी वजह बताई गई है। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट पत्रिका में हाल ही में गंगा नदी के पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन प्रकाशित किया गया। अध्ययन में प्लास्टिक प्रदूषण से गंगा नदी में पाए जाने वाले जलीय जीवों पर पड़ने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई गई है। गंगा नदी में मछलियों के शिकार के लिए प्लास्टिक के जाल का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से गंगा नदी में पाए जाने वाले क्रिटिकली इंडेंजर्ड 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड कछुए और इंडेंजर्ड गंगा नदी डॉल्फिन पर खतरा बढ़ गया है। अध्ययन में शामिल अंतर्राष्ट्रीय टीम और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं के अनुसार गंगा नदी का बांग्लादेश में गंगा के मुहाने से लेकर हिमालय में इसके उद्गम स्थल तक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले अपशिष्ट गियर जैसे नेट या जाल की मात्रा समुद्र के पास वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। ये सभी अपशिष्ट गियर प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। मछली के शिकार के बाद उपयुक्त निपटान प्रणाली की कमी के कारण स्थानीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के उपकरणों को नदी में छोड़ दिया जाता है। गंगा नदी मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध दुनिया के सबसे बड़े इनलैंड क्षेत्रों में शामिल है, लेकिन गंगा में प्लास्टिक प्रदूषण और जलीय जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन के संदर्भ में कोई शोध नहीं किया गया है। गंगा नदी में प्लास्टिक की बढ़ती मात्रा यहाँ पाए जाने वाले जलीय जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ यह प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री प्रजातियों के लिए भी खतरा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मछलियों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला जाल कीमती किस्म के नायलॉन 6 प्लास्टिक से बना होता है। रिसाइकिल की प्रक्रिया द्वारा इसका उपयोग कारपेट और कपड़ों जैसे उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है। नायलॉन 6 प्लास्टिक का नदी से निकलकर इकट्ठा करने और इसका फिर से उपयोग नदी के पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त कर सकता है। इसके साथ साथ यह आय का महत्वपूर्ण साधन भी बन सकता है।